नमस्कार, पीसीएस अभ्यास प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बिगिनर को, मेंस अपीयर्ड स्टूडेंट को या फिर इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट को एथिक्स को लेकर के क्या स्ट्रेटजी या अप्रोच फॉलो करना चाहिए कि जिससे वे टॉपर जैसा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। यह भी डिस्कस करेंगे कि आखिर एथिक्स में स्टूडेंट नॉलेज होते हुए भी इसे एक अच्छे आंसर में क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि नॉलेज और आंसर राइटिंग के इस गैप को कैसे ब्रिज करें। तो इसको समझने के लिए हमें सीक्वेंस में कुछ पॉइंट के आंसर ढूंढने होंगे, सर्च करने होंगे। जैसे कि जीएस 4 को लेकर के आयोग का क्या माइंडसेट है, आखिर वह स्टूडेंट से क्या डिमांड करता है, वह एक एस्पिरेंट में कौन से एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता या स्किल यानी कौशल चेक करना चाहता है। इसको समझ करके हम एक बेहतर स्ट्रेटजी प्लान कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, हम देखेंगे कि एथिक्स में जीएस 4 में लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, टॉपर्स कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और हमें कितने मार्क्स का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। सिमिलरली थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस 4 जीएस के अदर पेपर 1, 2, 3 से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, इसकी आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस है, क्या यह टफ है या एज कंपेयर टू अदर पेपर इसमें मार्क्स स्कोर करना इजी है। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जीएस 4 का ट्रेंड एनालिसिस क्या है, प्रवृत्ति विश्लेषण करेंगे। यानी हम देखेंगे कि इसमें हर साल किस तरह के क्वेश्चन सिलेबस के किस टॉपिक से कितनी संख्या में आ रहे हैं। और फिफ्थ पॉइंट, इसी एनालिसिस के बेसिस पर हम एक मास्टर प्लान, सुपर प्लान या टॉपर्स स्ट्रेटजी बनाएंगे। मैं सुनी राय अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 ईयर से यूपीएससी और यूपी पीसीएस के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं, जिसमें बहुत से लोग टॉपर्स रहे हैं, बहुत से लोगों ने मेंस और इंटरव्यू फेस किया है और आप लोगों में से बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए भी हैं अभी। तो इसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए हमें पीवाईक्यू संहिता में एथिक्स असाइन किया गया है। यानी मैं आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें ऑलरेडी निशांत सर और रमन सर जीएस के अदर पेपर पर क्लासेस ले रहे हैं। तो हम पहले पॉइंट को समझते हैं कि आखिर एथिक्स को सिलेबस में जोड़ा क्यों गया। एक्चुअली भारत में संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो गोल हैं उनको प्राप्त करने के लिए, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल राइट्स और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, डेवलपमेंट करना, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, गरीबी निवारण, इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था की गई, जिसको नाम दिया गया सिविल सर्वेंट। यानी सिविल सर्वेंट मतलब लोक सेवक, या सर्वेंट का तात्पर्य है सेवक से। और इसमें समय के साथ अच्छे लोग जुड़ते भी गए, स्किल्ड और नॉलेजफुल लोग जुड़े, और कुछ लोगों ने जैसे टीएन शेषन साहब जैसे लोगों ने लैंडमार्क एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। लेकिन यदि हम मेजोरिटी की बात करें तो समय के साथ यह ब्यूरोक्रेसी जो सिविल सेवक की व्यवस्था की गई वह करप्शन का अड्डा बन गया। यानी जो सेवक की हमने कल्पना की वह समय के साथ सिंबल ऑफ पावर बन गया और वेरियस टाइप ऑफ करप्शन में इन्वॉल्व हो गया। और देखेंगे आप, एक गाना भी चला कि ललना पीएम हुई है, कि ललना सीएम हुई है, कि ललना डीएम हुई है ना। यानी सिविल सेवक अब सत्ता और ताकत का प्रतीक हो गया और अपने जो मेन पर्पज है उससे भटक गया। तो इस धारणा को एड्रेस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आयोग ने एक योजना को अपनाया, एक प्लानिंग की। इसने क्या किया, आयोग ने
कि डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भी कहते हैं, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो आयोग ने क्या किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सजेस्टेड एक आइसबर्ग मॉडल को अपनाया। आइसबर्ग मॉडल, अब समझा रहे हैं कि आइसबर्ग मॉडल है क्या। कि आइसबर्ग मॉडल कहता है कि जैसे पानी में बर्फ का एक टुकड़ा तैरता है जब, तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है, देखेंगे पानी के ऊपर होता है और कुछ पार्ट उसका पानी के अंदर बीनीथ द सरफेस क्या होता है, डूबा हुआ होता है। तो आइसबर्ग मॉडल में कल्पना की गई कि जो पानी के ऊपर का भाग है वो एक सिविल सेवक के स्किल को प्रेजेंट करेगा, यानी बर्फ के टुकड़े की तरह सिविल सेवक होना चाहिए। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है, उसी तरह का कैरेक्टर सिविल सेवक का होना चाहिए कि बाहर तो उसका स्किल दिखे, उसमें नॉलेज दिखे, लेकिन उसके अंदर जो है सोशल रोल, कुछ ट्रेड्स और सेल्फ मोटिव होना चाहिए। यानी सिंपल वर्ड में कहें तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होना चाहिए। तब जाकर के ये जो ताकत वाली धारणा है, करप्शन की जो प्रॉब्लम, उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। और एक्चुअली ये जो आइसबर्ग मॉडल है, योजना है, ये डीओपीटी ने अपने सिविल सर्वेंट कॉम्पिटेंस डिक्शनरी 2014 में प्रस्तुत किया था। सिविल सर्वेंट कॉम्पिटेंस डिक्शनरी यानी एक लोक सेवक में सिविल सर्वेंट कॉम्पिटेंस डिक्शनरी 2014, इसमें मॉडल प्रस्तुत किया था कि एक लोक सेवक में क्या होना चाहिए, स्किल के साथ साथ एथिकल वैल्यू भी होने चाहिए। तो एक बहुत ही शानदार आइडिया था, आयोग ने इसे एक्सेप्ट किया और यूपीएससी ने 2014 में 13 में क्या किया कि 250 नंबर का 250 मार्क्स का एक एथिक्स का पेपर जोड़ा। और सिमिलरली यूपी पीसीएस ने 200 मार्क्स का 2018 में एक एथिक्स का पेपर अपने सिलेबस में जोड़ा और एक्सपेक्ट किया, आशा किया कि इससे हम क्या करेंगे, एक बेहतर सिविल सर्वेंट का चुनाव कर सकेंगे, सेलेक्ट कर सकेंगे। आइडिया बहुत शानदार था। और यह बताना चाहूंगा कि ये जो आइसबर्ग मॉडल है, ये आइसबर्ग मॉडल पर ही पूरा एथिक्स डिपेंडेंट है। यानी यदि आपने आइसबर्ग मॉडल को अच्छे से समझ लिया, इस थियरी को, जिससे मैं आगे क्लास में समझाऊंगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका एथिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो लेकिन यदि हम रियलिटी की बात करें, सक्सेस की बात करें, योजना तो बहुत बेहतरीन थी आयोग की, लेकिन आगे चल करके 2018 और 14 में जो ये सिलेबस जोड़ा गया, उसके बाद जो सिविल सर्वेंट आए, वो एथिक्स में बहुत सारे अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले सिविल सर्वेंट रहे हैं, लेकिन उन पर फिर भी करप्शन के चार्जेस पा गए और उन्हें अरेस्ट किया गया। जैसे आप एक नाम लेते हैं कि धीमन चकमा, धीमन चकमा, ये उड़ीसा बैच के 2021 बैच के उड़ीसा के आईएएस रहे हैं, धीमन चकमा। ठीक है। सिमिलरली संजीव कुमार, संजीव कुमार झारखंड के आईपीएस ऑफिसर थे 2018 बैच के। इन लोगों को अरेस्ट किया गया और करप्शन के चार्जेस लगे इन पे। तो आप देख रहे हैं कि मॉडल और एथिक्स पेपर जोड़ने के बाद भी ये समस्या बनी हुई है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि आयोग को एक निदा फाजली का शेर है, शायद वो याद नहीं था उस समय, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, देखना हो तो कई बार देखना।
तो यही चरितार्थ भी हो रहा है कि पेपर जोड़ने के बाद ये आयोग को एक बार आप किसी के ट्रेड्स को चेक नहीं कर सकते हैं। खैर ये आयोग की चिंता है, हमारा फोकस आइसबर्ग मॉडल पे होना चाहिए और जिसे मैं आगे क्लास में प्रॉपर समझाऊंगा। इस आइसबर्ग मॉडल पे क्वेश्चन भी नहीं पूछा अभी तक, इसमें क्वेश्चन बन भी सकता है डायरेक्टली। और वैसे भी पूरे एथिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और क्वेश्चन को गेस करने के लिए मॉडल समझना जरूरी होगा। पॉइंट नंबर 2, यदि हम एथिक्स में मार्क्स की बात करें तो डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि यदि एक स्टूडेंट ने एथिक्स को अच्छे से एक बार तैयार कर लिया है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो एथिक्स पढ़े ही नहीं अच्छे से, तो यदि एक बार पढ़ा है और मेंस में अपेयर हो रहा है तो यहां पर मार्क्स का जो स्केल है यह बहुत वाइड है, जो रेंज है यहां 70 नंबर से 130 नंबर तक स्कोर किया गया है। ये बहुत ज्यादा रेंज है, आप देख सकते हैं, इतना गैप और किसी पेपर में नहीं आता है जनरली। और टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स का जो मार्क्स है वो अप्रॉक्स 110 प्लस होता है, टॉपर्स जो हैं, ठीक है। तो यहां देखेंगे 70 कोई पा रहा है, कोई 80, कोई 90, टॉपर 110 तक जा रहे हैं, कोई 130 तक भी गया है। तो इतना रेंज होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है एथिक्स का नेचर। इस पेपर का जो नेचर है, स्वभाव है, वह रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली यह एक डबल एज सॉर्ड की तरह है। डबल एज सॉर्ड का मतलब दो धारी तलवार की तरह है। डबल एज्ड सॉर्ड, दो धारी तलवार की तरह है, द्विधारी तलवार की बात है। यानी जो इसकी स्ट्रेंथ है वही किसी की वीकनेस हो सकती है। तो क्या नेचर है, इसको हम पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि एथिक्स का नेचर क्या है या कैसे जीएस के अन्य पेपर से डिफरेंट है। देखेंगे इसकी खासियत है कि इसमें फैक्ट की लोडिंग कम है, 10% बस फैक्ट है पूरा देखा जाए अप्रोक्सीमेटली, 30% कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 60% एप्लीकेशन सेंट्रिक होता है। तो इसमें चेक क्या होता है कि एप्लीकेशन और फैक्ट में आपकी मोरल रीजनिंग, हाँ वही मैथ रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं वही रीजनिंग है, मोरल रीजनिंग चेक होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि समस्या की पहचान करने की क्या स्किल है आपकी, केसेस दिए होंगे या कोई क्वेश्चन होगा उसमें भी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल कितनी अच्छी है आपकी, और उसको रिजॉल्व करने का यानी सॉल्व करने का आपके पास अप्रोच क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके अंदर ये स्किल नहीं है तो पेपर को अच्छे से आप डील नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तो डिसीजन मेकिंग आता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप एक किसी टॉपिक पर आप एक स्टैंड ले सकते हो, एक निर्णय ले सकते हो, इसके बिना आप इस पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब देखें कि और नेचर की बात करें तो ये जितनी चीजें मैं बताया हूं आपको कि मोरल रीजनिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसको रिजॉल्व करना, फिर डिसीजन लेना, इसके साथ साथ कहा जाता है कि यह तभी आप कर पाएंगे जब आपका माइंड जो है वह आर्गुमेंटेटिव हो या ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी अच्छी हो, यानी आपके पास थॉट्स हो। यानी सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपका जो माइंड है वो तर्कशील या विचारशील होना चाहिए, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, तर्कशील या विचारशील हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है कि कैसा तर्क और विचार और तथ्य में क्या डिफरेंस है। एक चीज मैं बता दूं, जैसे यदि आप कहते हैं कि समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, यानी सोसाइटी में मॉरल वैल्यू डिग्रेड हो रहे हैं, तो
विचार है या तर्क है। फिर आप एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्राइम बढ़ रहा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट दे दिया, विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम या डोमेस्टिक क्राइम, वायलेंस, ये सब बढ़ रहा है। तो ये फैक्ट है, ये रिपोर्ट है, तथ्य है। तो मैंने कहा कि विचार और तर्क आपके पास होना चाहिए, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं इसका और नेचर क्या है इस पेपर का। हाँ, एक चीज और जान लीजिए कि यदि हम बात करें विचार और तर्क की, तो इसमें 50% मैकेनिकल चल सकता है। मैकेनिकल 50% मैकेनिकल कहने का मतलब ये है कि आप नोट्स, वीडियो लेक्चर, ये सब रट करके 50 to 60% तर्क आप तैयार कर सकते हैं, थॉट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए 40 to 50% आपके जो थॉट हैं, जो आपके तर्क हैं, वो ऑर्गेनिक होने चाहिए। 40 to 50%, 40 to 50% जो आपके थॉट हैं कैसे होने चाहिए? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि नेचुरल होने चाहिए, यानी आप उसको सोचें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में और प्रेशर में, प्राकृतिक होने चाहिए, मौलिक होने चाहिए, फंडामेंटल होने चाहिए। ठीक है, रट के काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया नेचर में थॉट्स को लेकर के। और देखें यदि तो एथिक्स के पेपर का एक अच्छी बात यह है कि इसको आप गेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर पेपर। इसको गेस करने के जो चांसेस हैं, कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा है। इसमें आप क्वेश्चन को, पेपर को गेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहां पर एथिक्स में, इसको यदि आपको प्रिपेयर करना हो तो यहां पर सारे टॉपिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर हो सकते हैं। यानी सरकारी वेबसाइट पे जाइए, जैसे मैंने कहा डीओपीटी, आगे बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय है, उससे तैयार कर सकते हैं। सेकंड एआरसी रिपोर्ट है, उससे तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके मैं तरीके बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। और एक चीज और है इसमें कि जो एथिक्स का पेपर है, यहां पर इनोवेशन का बहुत अपॉर्चुनिटी होता है, नवाचार करने का, इनोवेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इतनी चीजें, ये स्ट्रेंथ आपके पास हैं, तब तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, अदरवाइज आपका स्कोर कम होगा। और साथ साथ एक चीज और है इसमें एथिक्स में, इसमें लैंग्वेज का और वोकैबुलरी यानी टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा गेम है, भाषा का भी बहुत बड़ा खेल है इसमें। यदि आपका इस एथिक्स के लैंग्वेज या वोकैबुलरी कीवर्ड्स पे कमांड नहीं है, तो फिर यहां पर ये रिस्की हो सकता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति यहां पर बहुत कम मार्क्स पा जाता है या एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मार्क्स पा जाता है। तो इन सारे पहलुओं को कैसे हम रिजॉल्व करें, इस पे हम आगे क्लास में बात करेंगे, हर एक क्लास में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। तो इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है कि ट्रेंड एनालिसिस का मीनिंग क्या है, क्या होता है ट्रेंड एनालिसिस, और सेकंड थिंग, हमें ट्रेंड एनालिसिस की नीड क्यों है, क्यों करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। तो देखिए, यदि हम समझे ट्रेंड एनालिसिस क्या है, तो इसमें देखिए क्या देखना होता है। सबसे पहले देखना होता है कि सिलेबस के किस टॉपिक का कितना वेटेज है। मतलब सिंपल वर्ड में कहें कि सिलेबस के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हर साल आते हैं। और इसमें देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी जैसे आप हिंदी शब्द है इसका आवृत्ति, बारंबारता। तो एक तो वेटेज देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। दूसरा देखते हैं कि किस टॉपिक को बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस में एक चीजें देखते हैं। दूसरा देखते हैं सोर्सेज ऑफ क्वेश्चन, यानी जो प्रश्न बनाया जा रहा है उसका स्रोत क्या है। जैसे हम कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ लो या क्रॉनिकल पढ़ लो या कोई पर्टिकुलर बुक का नाम लेते हैं, तो ऐसे हम बात करेंगे सोर्सेस क्या है, कहां से पढ़ें कि जिससे हमारा अच्छा कंटेंट प्रिपेयर हो और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो स्ट्राइक करें। फिर आता है स्कोप, LBH ऑफ सिलेबस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पढ़े होंगे वॉल्यूम में L इंटू बी इंटू एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहां पर स्कोप का मतलब ये है कि सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें क्या सिलेबस के सारे टर्म से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं या इनडायरेक्ट आ रहे हैं।
ए विड्थ हो गया, और क्या डेप्थ में कितना जा रहा है। यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन बन रहा है टॉपिक पर, तो कितनी गहराई में जा रहा है, वो हाइट या डेप्थ आप कर सकते हैं। तो एक तो स्कोप देखना है, फिर देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेचर, प्रश्न का स्वरूप। प्रश्न के स्वरूप की बात करें तो क्या मतलब है, पहले समझ लीजिए नेचर ऑफ क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो जैसे आग का यानी फायर का नेचर होता है जलाना, नदी के पानी का और पेड़ के वायु का काम क्या है, शीतलता प्रदान करना। मनुष्य के यदि हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो टेंजिबल है, मतलब क्या इसका स्वरूप है, नेचर क्या है, सॉरी प्रकृति क्या है, यहां स्वरूप वर्ड मत यूज करिए, प्रकृति, प्रकृति या स्वभाव, स्वरूप को आप स्कोप से जोड़िए। तो नेचर मतलब प्रकृति, प्रश्न की प्रकृति क्या है, तो मैंने कहा जैसे आग का स्वभाव या प्रकृति है जलाना, जल और वायु का प्रकृति है शीतलता प्रदान करना, ठीक है। उसी तरीके से मैंने कहा यदि ह्यूमन है या कोई वस्तु है तो टेंजिबल होता है, यानी मूर्त रूप होता है, ये उसका प्रकृति है। भूत की बात करें, घोस्ट की बात करें, हालांकि आप हम कितना इसमें बिलीव करते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन हम ऐसे बात करें कि यदि भूत की बात करें, क्या है, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, तो यानी क्या होता है, अदृश्य हो जाता है, विजुअल होता है, इनविजुअल हो जाता है, तो उसका प्रकृति है, ठीक है। तो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप नेचर ट्रेस कर ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं किसी पेपर का क्वेश्चन का, तो आप समझ लीजिए अच्छा ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं। इसी तरह ट्रेंड एनालिसिस में देखते हैं रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आयोग ने जो प्रश्न पूछे हैं हर टॉपिक पर, उसकी कितनी भूमिका है अगले साल के प्रश्न बनने में, ठीक है। फिर देखते हैं रोल ऑफ करंट अफेयर्स, यानी जो दैनिक जीवन में हमारे जो घटनाएं घटित हो रही, अपडेट हो रही हैं, ठीक है, समसामयिक घटनाएं, तो उनका क्या रोल है क्वेश्चन पेपर में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस का मतलब होता है प्रवृत्ति विश्लेषण, ठीक। अब बात करते हैं कि क्यों करते हैं ट्रेंड एनालिसिस, व्हाई वी नीड ट्रेंड एनालिसिस। तो देखिए आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जब भी हम सुने होंगे कि शेयर मार्केट के बारे में, कहते हैं कि शेयर मार्केट में कहां पैसा लगाएं, किस कंपनी में लगाएं, तो हम देखते हैं ट्रेंड क्या है उस कंपनी का, तो देखते हैं कि साल भर में इसका ग्रोथ रेट क्या है, या ग्रोथ किस तरह से डायग्राम या उसका फ्लो चार्ट शो कर रहा है, हाइट पे जा रहा है कि डेप्थ में जा रहा है। तो यदि देखेंगे कंसिस्टेंट हाइट टच कर रहा है तो कहते हैं इसका ट्रेंड बढ़िया है, पॉजिटिव है। यदि वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, तो कहते हैं इसका ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। तो ट्रेंड एनालिसिस करने का मतलब है यदि आपको अच्छा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट अच्छा करना है, वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में हो सकता है या आपकी स्टडी में हो सकता है। यदि एथिक्स के पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना है, आप मेहनत करने जा रहे हैं, आप टाइम देने अपना जा रहे हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस जरूरी होता है। क्योंकि यदि बिना ट्रेंड एनालिसिस के काम करेंगे तो कोल्हू के बैल की तरह आप काम करेंगे, लेबर तो देंगे, स्मार्टनेस नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम आउटपुट के लिए और फ्यूचर में क्वेश्चन को गेस करने के लिए, फ्यूचर में रिवीजन को इजी करने के लिए कि किस टॉपिक पे कितना टाइम दें, अपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को एक्यूरेट और फ्रूटफुल बनाने के लिए आपको ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है। तो यदि आप बिना ट्रेंड एनालिसिस के स्टडी कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तो टारगेट पे कब लगेगा कि नहीं लगेगा कुछ नहीं पता। तो एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं आपको 2 बार ट्रेंड एनालिसिस कराऊंगा, एक तो इस क्लास में जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको ओवरव्यू देते हुए, यानी जो ट्रेंड एनालिसिस के जितने डायमेंशन है उसके बेसिस पे टॉपिक वाइज ओवरव्यू देते हुए ओवरऑल फिर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि जीएस4 के ओवरऑल नेचर क्या है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है। और सेकेंड टाइम जब मैं टॉपिक वाइज क्लास लूंगा तो उस टॉपिक के सिलेबस को डिकोड करूंगा, प्रॉपर समझाऊंगा, जो डायरेक्टली दिख रहा है उसका क्या मीनिंग है और जो हिडन है, छिपा हुआ है, उसका क्या मीनिंग है। उसके बाद फिर ट्रेंड एनालिसिस उस टॉपिक का करूंगा। तो पहली बार में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और सेकेंड टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा ट्रेंड एनालिसिस का और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो देखिए हमारे सिलेबस का यूनिट 1 जो है वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर संबंध।
तो इसमें दिया गया है कि नीति शास्त्र का सार क्या है, यानी नीति शास्त्र का ओवरऑल पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, क्रक्स क्या है, नीति शास्त्र के निर्धारक क्या होते हैं, नीति शास्त्र का निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में, प्राइवेट और पर्सनल लाइफ, प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में क्या रेलिवेंस होता है। यदि व्यक्ति नैतिक नहीं है तब उसका क्या प्रभाव होगा, और नैतिक है तो उसका क्या प्रभाव होगा। इसी तरीके से यूनिट 1 में दूसरा टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य। और मानवीय मूल्य में आगे टॉपिक दिया है कि आप देखिए यहां पर कि लेसन फ्रॉम लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर, यानी जो महान नेता रहे हैं, या रिफॉर्मर या एडमिनिस्ट्रेटर जो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, गांधी जी हो गए, ठीक है, या टीएन शेषन साहब हो गए, जो भी महान एडमिनिस्ट्रेटर या सोशल रिफॉर्मर या जो भी रहा है, उनके जीवन से आप क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है। अब देखते हैं सिलेबस, मैंने कहा था कि हर क्लास में डेप्थ में समझाऊंगा, अभी बस आप ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है इस टॉपिक या यूनिट पर, यानी नीति शास्त्र और मूल्य वाले टॉपिक पर। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि 2024 में पूछा है कि मानव व्यवहार में, ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक है, नैतिक मूल्य, नैतिकता के मूल आदर्शों एवं मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद कहां के विचार कहां तक सफल रहे हैं। यानी सिंपल कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का जो आइडियोलॉजी है, जो व्यू है, ठीक है, वो कहां तक सक्सेसफुल रहा है ह्यूमन बिहेवियर में एथिक्स को डेवलप करने में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन है डिस्कस द मोरल बेसिस टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ करप्शन प्रिवेलिंग इन प्रेजेंट सोसाइटी। देखिए करप्शन एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, यहाँ समाज से जोड़ा गया है करप्शन को, तो करप्शन एक नकारात्मक मूल्य है। ठीक है, तो इसको हम इसलिए यहां पर लिए हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 2024 का क्वेश्चन है यूनिट 1 से। तो इन दोनों में आपने क्या देखा कि सिलेबस से एक डायरेक्ट लिंक है और एक इनडायरेक्ट लिंक है, और दोनों में डिस्कस करना है, विवेचना करना है, यानी आपका ओपिनियन पूछ रहा है, तो आपको इसका थियरी पता होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपके विचार आपको रखने हैं। तो इसका नेचर कैसा है, डिबेटेबल नेचर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2024 में ये क्वेश्चन है कि निजी संबंधों, देखिए आप, निजी संबंधों यानी परिवार और मित्रता, प्राइवेट लाइफ में देर आर की फैमिली एंड फ्रेंडशिप, और पब्लिक लाइफ में बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, व्यापार और राजनीति। तो कह रहा इसमें क्या डिफरेंस है नैतिकता में, मोरल एथिक्स में। ठीक है, तो देखिए ये भी सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब 2023 में देखें तो लिखा है कि बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। कह रहा कि इस कथन के आलोक में मूल्य निर्माण में परिवार और समाज यानी फैमिली और सोसाइटी की क्या भूमिका या रोल होती है। तो सिंपल है, सिलेबस में दिया गया है कि वैल्यू इनकलकेशन में सोसाइटी, फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखें नेक्स्ट है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन एक्शन इन एथिक्स, ये भी सीधे सिलेबस से उठाया गया है। डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स यानी निर्धारक और परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सिलेबस से उठाए जा रहे हैं यूनिट 1 में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है मेनली, लेकिन उसमें आपको अपना व्यू देना है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं, अपने विचार भी रखने हैं, लेकिन है मेनली कॉन्सेप्चुअल नेचर का। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा है कि आइडियल ह्यूमन बिहेवियर के लिए, आदर्श मानवीय व्यवहार के लिए गांधी जी ने कौन से वैल्यू सजेस्ट किए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल वैल्यू इन इंडियन सोसाइटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मॉडर्न वैल्यूज। तो देखिए एथिक्स में जो वैल्यू वाला यूनिट 1 में टॉपिक 2 है वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू, उससे क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्यादा स्टैटिक नेचर का है, और ये सोसाइटी जीएस1 में जिसका प्रिपेयर है वो यहाँ पे डील कर लेगा। यहाँ सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू इनकलकेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फैमिली और सोसाइटी का क्या रोल है। 2019 में पूछा कि व्हाट इज यूनिवर्सल रिलीजन, सार्वभौम धर्म क्या है।
इसके प्रमुख तत्व एलिमेंट्स को डिस्कस कीजिए। तो एक्चुअली सार्वभौम धर्म जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रपाउंडेड है, और उन्होंने अपने जो शिकागो डिबेट था इनका रिलीजियस, उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये भी ग्रेट लीडर के या रिफॉर्मर की लाइफ से लेसन है, ये भी डायरेक्ट है क्वेश्चन। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है, उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए लीगल, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहे हैं, घटनाएं रुक नहीं रही हैं। तो इसमें आपको कुछ नवाचारी उपाय सुझाव देना है, ठीक है। तो है तो इस सोसाइटी का क्वेश्चन देखा जाए तो एथिक्स में पूछा है, तो इसका आंसर वही जो मैंने कहा था कि एथिक्स में आंसर करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो मैं डिस्कस करूंगा कैसे आंसर करते हैं एथिक्स में। 2018 में क्वेश्चन आया है कि वैल्यू क्या है और इसका सेंट्रल एलिमेंट क्या है, डायरेक्ट सिलेबस से। एक क्वेश्चन है कि गांधी जी के एथिकल एंड सोशल आइडिया जो हैं उसको एग्जामिन करना है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, नैतिकता और नीति शास्त्र में विभाजन करना, आपको अंतर बताना है। और एथिकल एक्शन के निर्धारक क्या होते हैं, ये भी डायरेक्ट आपका क्या है सिलेबस से। देखिए तो यूनिट 1 का यदि हम कंक्लूजन ड्रॉ करें तो आप देख पाए सकते हैं कि यूनिट 1 सिलेबस का जो है, यहां पर आप देखेंगे एक है एसेंस, एथिक्स का सार। यहां से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो क्रक्स ऑफ एथिक्स है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा यूनिट 1 के एसेंस वाले क्वेश्चन से पीसीएस में। निर्धारक से क्वेश्चन पूछा है 2 बार, 18 में, और एक बार आपका 23 में पूछा है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स से भी क्वेश्चन एक बार पूछा है। डायमेंशन ऑफ एथिक्स से एक बार क्वेश्चन पूछा, अभी मैंने दिखाया, यहां पर मेंशन नहीं है, 2023 में है, ठीक है। एथिक्स इन प्राइवेट एंड एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहां पर देखिए यूनिट 1 से मेनली आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और उसमें सारे क्वेश्चन, और आप सारे क्वेश्चन कह सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है डायरेक्टली सिलेबस से लिंक्ड है। सिलेबस का यूनिट 2 है एटीट्यूड, अभिवृत्ति, कैसे मनोवृत्ति भी कहते हैं, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, विचारधारा के प्रति आपका नजरिया कैसा है देखने का, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि न्यूट्रल है। अब इसमें देखिए कंटेंट, स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, जिसमें सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना, सहमति पैदा करने को अनुनय भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट 2। इसमें 2024 में क्वेश्चन पूछा है कि एक लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में समानुभूति की क्या भूमिका है, रोल ऑफ एम्पैथी इन शेपिंग द एटीट्यूड ऑफ अ सिविल सर्वेंट। फिर कह रहा है कि यह जनता के साथ अंतःक्रिया को कैसे बढ़ा देता है, हाउ इट कैन एनहांस देयर इंटरेक्शन विद पब्लिक। तो एक पार्ट में कंसेप्चुअल है, और देखिए इंटरलिंक्ड है। ये जो समानुभूति है लिखा है यहाँ पर एम्पैथी, तो सिलेबस का भी दिखाएंगे, आगे का टॉपिक है, और ये एटीट्यूड है। इसको यानी सिलेबस के 2 टॉपिक को, अलग अलग यूनिट को लिंक किया है, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन पूछा है। सिमिलरली 2024 में एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट, यानी यहां आपका ओपिनियन पूछ रहा है, द रोल ऑफ सोसाइटी इन शेपिंग द इंटरनेशनलाइजिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड, राजनीतिक अभिवृत्तियों को आकार देने और अंतरराष्ट्रीयकरण में समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है ये डायरेक्ट टॉपिक है इसमें, और यहां पर भी देखिए एप्लीकेशन सेंट्रिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल भी है, एप्लीकेशन सेंट्रिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का ही, लिखा है एक प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत यदि आपको बनाना है, तो उसके लिए करप्शन फ्री इंडिया करना हो, यदि बनाना हो, तो आप एक क्या करिए, एटीट्यूड चेंज प्रोग्राम डेवलप करिए। यानी यहां आपका क्या पूछा है, ओपिनियन और एप्लीकेशन का पावर चेक कर रहा है। तो देखिए ये भी एप्लीकेशन सेंट्रिक है। 2024 में पूछे गए तीनों क्वेश्चन एप्लीकेशन अनुप्रयोग पर आधारित हैं। 2024 में एक और क्वेश्चन पूछा है, यहाँ लिखा है कि अ पर्सन रियल बिहेवियर वॉज बी कॉन्ट्रैरी टू द पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार किसी व्यक्ति की विषय के प्रति अभिव्यक्ति के का विरुद्ध हो सकता है। यानी सिंपल कह रहा है कि
क्या किसी व्यक्ति का बिहेवियर उसके एटीट्यूड के अगेंस्ट हो सकता है? तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां आपका क्या पूछ रहा है? ओपिनियन पूछ रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन है, यानी विश्लेषण की जिसकी क्षमता नहीं होगी, समझ नहीं होगी, वो इस क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएगा। 2023 में यदि देखें तो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड एंड डिस्कस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। इसके अवयव क्या है अभिवृत्ति के, और इसको प्रभावित करने वाला कारक क्या है। एक डायरेक्ट सिलेबस से है, इंफॉर्मेटिव है, सिंपल कहें यदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में पूछा है कि लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है। रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एप्लीकेशन सेंट्रिक है और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। फिर आप देखिए लिखा है कि सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यानी कह रहा है सोशल मीडिया जो है वो एज ए टूल्स यूज हो रहा है लोगों को परसुएट करने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में। कह रहा है इसका आप समाधान कैसे करेंगे, सोल्यूशन आपसे पूछ रहा है। तो ये भी देखिए क्या है, डिसीजन मेकिंग है ये। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जो नेचर ऑफ एथिक्स, यहाँ डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद फिर कह रहा है कि उन रणनीतियों का वर्णन करें कि जो कि सिविल सेवा परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं, नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को। यानी यहाँ भी डिसीजन मेकिंग है, आपका ओपिनियन पूछ रहा है किसी केस को रिजॉल्व करने के लिए। तो यूनिट 2 में ये क्वेश्चन आपने 2024 और 23 का देखा। अब देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा है यूनिट 2 अभिवृत्ति वाले में कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ये भी सिलेबस से पूछा गया, लेकिन उसके इनडायरेक्ट पार्ट से है, थोड़ा डेप्थ में जाकर के। लेकिन ये क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि जनता के विरोध के संबंध में अनुनय परसुएशन की भूमिका, यानी पब्लिक प्रोटेस्ट को डील करना हो तो परसुएशन, अनुनय, मनाने की, सहमति उत्पन्न करने की जो स्किल है उसकी क्या भूमिका होती है। ये देखिए एप्लीकेशन सेंट्रिक है। फिर कह रहा है सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इन्फ्लुएंस। 2021 में क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति एटीट्यूड को डिफाइन करना है और इसका एप्टीट्यूड के साथ क्या रिलेशनशिप रहा है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, इसको आपको बताना है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन। मानव के नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्ति से क्या समझते हैं, डायरेक्टली सिलेबस से है। और आप इन्हें वर्तमान राजनीतिक प्रदर्शन में किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे, यहां करंट को जोड़ा गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिस्कस द रूट कॉजेज ऑफ जेंडर रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड, व्हाई इज इट सो रिजिड। लिंग संबंधी नकारात्मक आवृत्ति के मूल कारणों की विवेचना कीजिए, यह इतना रूढ़ क्यों है। देखिए सोसाइटी का क्वेश्चन है, यहां पर एथिक्स में पूछा हुआ है, यानी जो सोसाइटी के एथिकल इश्यूज हैं उस पे जेंडर रिलेटेड जो एथिकल कंसर्न है। तो देखिए वहां पर यूनिट 1 में भी पूछा गया था, यूनिट 2 में भी पूछा गया है। तो विमेन रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड जो एथिकल कंसर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक को डिस्कस करना है। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन के फैक्टर सोशल प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी डायरेक्टली सिलेबस से है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 2020 में क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन इन एटीट्यूड चेंज। मनोवृत्ति यदि किसी की बदलनी हो, अभिवृत्ति बदलनी हो, तो परसुएशन का क्या रोल है। तो दो, एक ही यूनिट के दो टॉपिक को लिंक करके एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिए एप्लीकेशन सेंट्रिक है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन सिलेबस में डायरेक्टली है यूनिट 2 में। और कह रहा है कि कोरोना के दौरान कंट्रोल करने में, कोरोना स्प्रेड को कंट्रोल करने में इनका क्या भूमिका या रोल हो सकता था, इसको डिस्कस करना है। और 2019 में क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, रिपीट किया गया क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ परसुएशन इन रिलेशन ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट। ये भी रिपीट किया गया, बस एंगल थोड़ा चेंज किया गया है। पब्लिक प्रोटेस्ट को डील करने में यहां मेरिट डिमेरिट दोनों, यानी इवैल्यूएट करने को कहा है परसुएशन को। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है करंट कॉन्टेक्स्ट में। और देखिए यहां पर रिपीट किया क्वेश्चन की फैक्टर द फॉर्मेशन ऑफ पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड सोशल प्रॉब्लम। 2021 में क्वेश्चन पूछा है, 2020 में भी पूछा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 2018 में एटीट्यूड मनोवृत्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, करें डिस्कस द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर एक जो पूछा है इसमें क्वेश्चन कि एटीट्यूड एंड वैल्यू को डिफरेंशिएट कीजिए, और एटीट्यूड और ओपिनियन, मत मतलब ओपिनियन, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। तो यूनिट 2, अच्छा कुछ और क्वेश्चन इसको देख लीजिए आप। कह रहा कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ मासेस। देखिए शब्द बदला बस लैंग्वेज में, मासेस कहीं पब्लिक प्रोटेस्ट ऐसे लिख करके, लेकिन बार बार परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस का रोल पूछ रहा है आपसे। ये भी कॉन्सेप्चुअल है और रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट किया गया इसे। फिर कह रहा है कि एटीट्यूड आर द रिजल्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, यानी कह रहा है कि अनुभव से अभिवृत्ति बनती है, और अभिव्यक्ति निर्माण के लिए कौन से कारक या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और डायरेक्ट सिलेबस से लिंक है। अब यदि हम यूनिट 2 का कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो आप यहां देखिए ध्यान से, यूनिट 2 में यदि आप ये देखिए जो सिलेबस में सब टॉपिक मेंशन है, मैंने उसको लिखा है, एटीट्यूड यूनिट 2 है, उसका सब टॉपिक। यदि आप हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा में देखेंगे तो दिखेगा कि इस टॉपिक से हर साल वेटेज क्या रहा है। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। कंटेंट से आप देखेंगे 18 में, 19 में, 21 में क्वेश्चन पूछा है, 23, 24, 22 में नहीं पूछा है, ठीक है। स्ट्रक्चर से 23 में एक बार क्वेश्चन पूछा है, 2023 में, उसके बाद कभी नहीं पूछा है। फंक्शन से देखिए आप, एक बार 2021 में क्वेश्चन पूछा, एक बार 2018 में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 2024 में देखिए क्वेश्चन पूछा है कि एटीट्यूड का ह्यूमन बिहेवियर से क्या रिलेशन होता है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ। तो क्वेश्चन आपको 2024 में मैंने दिखाया था, लिखा था कि किसी व्यक्ति का व्यवहार जो बिहेवियर है उसके एटीट्यूड से डिफरेंट हो सकता है, इसको आपको अपना व्यू रखना था इस पर। मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड लिखा हुआ, नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति, इस पे आपका देखिए 20, 21, 22 में क्वेश्चन पूछा है, 23, 24 में नहीं आया है। तो हॉरिजेंटल आप देख रहे हैं तो ये दिखा रहा है वेटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी टॉपिक सब टॉपिक से क्या पूछा है। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन की बात करें तो देखेंगे हर साल ऑन एन एवरेज आपसे 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सोशल इन्फ्लुएंस मतलब सामाजिक प्रभाव, परसुएशन मतलब सहमति पैदा करना या अनुनय। तो यदि हॉरिजेंटल देख रहे हैं तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ईयर वाइज दिखा रहा है। लेकिन यदि आप, और सॉरी एक चीज और देख ले, इंटरलिंक मतलब टॉपिक को, यूनिट 2 के एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करके, और सिलेबस में अदर टॉप यूनिट से के टॉपिक से लिंक करके देखिए हर साल क्वेश्चन बना है 1-2, ठीक है। तो इंटरलिंक यानी यूनिट 2 में, यूनिट 1 में क्या था, आइसोलेशन था, कि यूनिट 1 के ही क्वेश्चन को डायरेक्टली सिलेबस से लिंक करके या इनडायरेक्टली लिंक करके यूनिट 1 से ही क्वेश्चन पुट अप हो रहे थे। यूनिट 2 में क्या है कि यह यूनिट 2 के टॉपिक से और यूनिट 2 के बाहर के टॉपिक से, दोनों से लिंक करके भी क्वेश्चन पूछ रहा है। साथ ही मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल देखना क्षैतिज रेखा में, और यदि आप वर्टिकल देखेंगे तो दिखाएगा फ्रीक्वेंसी आपका, आवृत्ति की, किस टॉपिक को बार बार किस ईयर में रिपीट किया जा रहा है। तो देखेंगे आप सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ परसुएशन ऑन एन एवरेज, ये आपका क्या है, किस तरह से रिपीट किया गया है, ठीक है। अब यदि हम कंक्लूजन ड्रॉ करें यूनिट 2 पे, तो जैसे यूनिट 1 में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, मेनली कॉन्सेप्चुअल थे 70 to 80%, और 20 to 30% आपका एप्लीकेशन सेंट्रिक था। यहां जस्ट अपोजिट है, यहां यूनिट 2 में 70 to 80% आपका जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, एप्लीकेशन सेंट्रिक है, और 20 to 30% कॉन्सेप्ट सेंट्रिक है, यानी अवधारणा पर आधारित है और एप्लीकेशन पे। तो इस यूनिट पर आपको क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा करना है, तर्क गढ़ना आपको सीखना होगा, और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को रिलेट कैसे करते हैं, करंट को कैसे यूज करते हैं, इस टॉपिक में आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम पीवाईक्यू की बात करें तो ये पीसीएस का पीवाईक्यू यूनिट 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस के पीवाईक्यू को बार बार रिपीट किया गया है, आईएएस के पीवाईक्यू का रोल है लेकिन कम है यहां पर। अब यदि हम यूनिट 3 को देखें तो ये देखिए यूनिट 3 हमारा है सिलेबस का, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शन। अब इसका हम हिंदी वर्जन देखते हैं। हिंदी वर्जन देखेंगे आप तो लिखा है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि। एक चीज बता दूं आपको, यहां पे सिलेबस में गलत दिया हुआ है, अभिरुचि का इंग्लिश होता है इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट लेना, अभिरुचि लेना। तो यहां पर जो एप्टीट्यूड वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा अभिक्षमता। इस सिलेबस में मिस्टेक है, अभिक्षमता होगा अभिरुचि के लिए। सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता। बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा। ये सिलेबस है आपका यूनिट 3। इसमें यदि देखें तो 2024 में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक है सिंपल की एक्सप्लेन योर सजेशन टू प्रमोट द टॉलरेंस एंड कंपैशन एमंग सिविल सर्वेंट टू सर्व बेटर टू वीकर सेक्शन। यानी समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए सिविल सेवकों में करुणा को कैसे प्रमोट किया जाए, सहिष्णुता एवं करुणा को, टॉलरेंस एंड कंपैशन को। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और डायरेक्ट सिलेबस से। What should be nature of civil services value for public administration? How can he create a balance between these values in personal and public life? देखिए वहां यूनिट 1 और यूनिट 3 ये दोनों का इंटरलिंक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये भी क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि यहां से यूनिट 3 से पूछा है कि एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिलेबस का एक टर्म दे देगा, स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेवा भाव, करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन। और फिर ये कह रहा है, हालांकि ये जो वैल्यू है, ये जो टॉपिक है सिलेबस के अगले टॉपिक से भी लिंक होते हैं, तो यहां पर सिविल सर्विसेज में रेलेवेंस पूछा है। अब ये आपका ओपिनियन पूछ रहा है कि कोई 2 वैल्यू बताइए जो सिविल सर्वेंट के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर कह रहा है कि यहां भी आपका सजेशन पूछ रहा है कि सिविल सेवा में, सिविल सेवक जो है, लोक सेवक में उदारता और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी और लिबर्टी कैसे बढ़ाई जा सकती है। आपका सजेशन है, लेकिन है कॉन्सेप्चुअल, मेनली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 2022 में देखिए जो क्वेश्चन पूछा है यूनिट 3 से, यानी जो पब्लिक वैल्यू है पब्लिक सर्विस के, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर पब्लिक सर्विस। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट सिलेबस से 2022 में, इम्पार्शियलिटी क्या है, निष्पक्षता को परिभाषित करना है, और वीकर सेक्शन से कैसे जुड़ा है। तो इसने क्या किया है, यूनिट 3 के 2 टॉपिक को लिंक करके क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है सिविल सेवा के, यानी सिविल सर्विसेज में क्या इसका रेलिवेंस है, डेडिकेशन और अकाउंटेबिलिटी का, समर्पण और जवाबदेही का। तो देखिए जो यूनिट 3 में जो टॉपिक सीधे मेंशन है उसका रेलेवेंस पूछ रहा सिविल सर्विसेज में। ये भी कॉन्सेप्चुअल है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हिच क्रिएट सस्पिशन अबाउट एन ऑफिसर इंटीग्रिटी, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि ये देखिए ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आगे का, मतलब यूनिट, आगे के यूनिट का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर जो बी है, टॉलरेंस एंड कंपैशन, ये इस यूनिट 3 का है। तो इसका भी क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड, वही जो मैंने कहा आपको, सिलेबस में अभिरुचि लिख दिया है, अभिक्षमता होगा। अभिक्षमता किस प्रकार रुचि से, यानी एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। कह रहा है कि यदि किसी में आपको ही मान लीजिए आईएएस बनना है, पब्लिक सर्वेंट बनना है, आपको इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन सर्विस को डिलीवर करने का आप में यदि एप्टीट्यूड नहीं है, वो स्किल नहीं है, तो आप सफल हो पाएंगे, सेलेक्ट भी हो जाते हैं। मान लीजिए सेलेक्ट हो गए, इंटरेस्ट आपको बहुत है कि आपको आईएएस बनना है, आईएएस का काम करना है, लेकिन क्या आप उतने प्रेशर को, एग्जर्शन को आप झेल पा रहे हैं कि नहीं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन, यानी ये क्या है, एप्लीकेशन सेंट्रिक है, आपका ओपिनियन पूछ रहा है। फिर आप देखिए यहां पर 2022 का क्वेश्चन है, कि स्टेटमेंट है, कह रहा है कि सहनशीलता सर्वोत्तम मूलभूत मूल्य है, टॉलरेंस इज द सुप्रीम फंडामेंटल वैल्यू। ये स्टेटमेंट बस क्वेश्चन है, और कह रहा है कि सिविल सेवा में इसको डिस्कस करना है, इस स्टेटमेंट को उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो यहां पर एप्लीकेशन भी है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी है। फिर कह रहा है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंपैशन, व्हाट इज द नीड ऑफ द कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शन इन सिविल सर्विस। सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और मेनली क्या है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
फिर देखिए कह रहा है कि डिफाइन एम्पैथी एंड डिस्कस द रोल ऑफ एम्पैथी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ वीकर सेक्शन। यहाँ पर यूनिट 3 में सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन हैं उन पर डेफिनेशन पूछ रहा है, या दो टॉपिक के बीच रिलेशन पूछ रहा है, या फिर उसका डायरेक्टली क्या कर रहा है, सिविल सेवा में क्या रोल है, सिविल सर्वेंट के लिए क्या इसका रेलिवेंस है, यही आपसे पूछ रहा है बार बार। फिर आप देखें यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, यहां पर भी डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड को डिफरेंशिएट करना, यूनिट 2 का क्वेश्चन है, यूनिट 2 अभिवृत्ति वाले का यहां दे दिया है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव एंड डेडिकेशन, ठीक है, तो ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है, यहां डिफरेंशिएट करना कॉन्सेप्चुअल है, मेनली फैक्चुअल है। टुडे ऑब्जेक्टिविटी एंड डेडिकेशन इज द नीड ऑफ द आर इन सिविल सर्विसेज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, मेनली क्या है आपका कॉन्सेप्चुअल है। फिर कह रहा है कि लोक सेवा सिविल सेवा में रेलेवेंस डिस्कस कीजिए, इम्पार्शलिटी, अनिष्पक्षता, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, ये भी सिलेबस से डायरेक्ट लिंक है, वही मैंने कहा लोक सेवा में आपसे रेलेवेंस पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल है, एप्लीकेशन सेंट्रिक है, सॉरी। और कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक सर्वेंट, व्हाट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस, ये यूपीएससी से डायरेक्ट कॉपी किया गया क्वेश्चन है। फिर यहां देखें डिफरेंशिएट करना है टॉलरेंस, कंपैशन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड को, तो ये दूसरा तो इंटरलिंक है, यूनिट 2 यूनिट 3 को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है, और पहले में देखेंगे आप यूनिट 3 के ही दो टॉपिक को दिया गया है, तो ये भी क्या मेनली फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर वही कंपैशन पे आपसे और टॉलरेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में और 20 में, और फिर आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंट इन ब्रीफ द नेसेसरी फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्वेंट, एक लोक सेवक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, तो भी सिलेबस के अधिक टर्म में आता तब भी आप डील कर सकते हैं। और देखिए 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल सर्विसेज में रिलेवेंस बताना है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करेज ऑफ कन्विक्शन। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू जो सिलेबस के टॉपिक में दिया गया है उसका आपसे रोल पूछ रहा है, यहां पर भी आपसे सिविल सेवा में रोल पूछ रहा है, कंसाइंस का, ये आगे का टॉपिक है, स्पिरिट ऑफ सर्विस और डिसिप्लिन का। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी आपसे वही पूछ रहा है कि कंपैशन और टॉलरेंस का क्या रोल होता है वीकर सेक्शन के लिए, रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन को। यहां पर डेडिकेशन का सिविल सर्विसेज में रोल, ये क्या है, रिपीट किए जा रहे हैं क्वेश्चन यूनिट 3 में। यहां पर आप देखेंगे ये रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन को, डायरेक्ट है सिलेबस से। तो यदि हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेटेज की, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने पूछे जा रहे हैं, तो यूनिट 3 में आप देखेंगे एप्टीट्यूड, अभिक्षमता है, तो जो लिखा हुआ है एप्टीट्यूड, अभिक्षमता और फाउंडेशनल वैल्यू जो बुनियादी मूल्य है लोक सेवा के लिए, तो इधर देखिए आपसे एक से मतलब एक क्वेश्चन हर साल पूछा लगभग। इंटीग्रिटी से अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन पूछा है, सत्यनिष्ठा से, इम्पार्शियलिटी से, तो वैल्यू से इसी तरह अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंपैशन से, तो जितने भी वैल्यू टॉपिक दिए गए हैं, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी वही है कि अल्टरनेट ईयर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि जो इंटरलिंक्ड है, दो टॉपिक को एक ही यूनिट के, यूनिट 3 के, या बाहर के किसी टॉपिक के टॉपिक से यूनिट 3 के टॉपिक को जो लिंक किया गया है वो अल्टरनेट ईयर पर है। कंक्लूजन ड्रॉ करें यदि, तो इस टॉपिक से यूनिट 3 से मेनली क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पैटर्न उसका यह है कि सिविल सर्विसेज में आपको क्या बताना है, रेलेवेंस या रोल बताना है, डिस्कस, एक कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन है, और सिविल सेवा में एप्लीकेशन, दो पर बेस्ड है, और इसको गेस किया जा सकता है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार। हमारे सिलेबस का नेक्स्ट यूनिट है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक प्रज्ञता इसे कहते हैं, या संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, तो यहां पर तो संवेगात्मक बुद्धि लिखा हुआ है, इसे भावनात्मक प्रज्ञा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है इमोशनल इंटेलिजेंस का, डायमेंशन बताना है, और यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, तो आपको
भावनात्मक प्रज्ञता का कॉन्सेप्ट और डायमेंशन पता होना चाहिए, और गवर्नेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इसका यूटिलिटी है। अब इसको मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सिलेबस से डायरेक्ट हैं और रिपीट करने वाले हैं। पहली बात तो हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। इससे 2024 में दिया है कि एप्लीकेशन सेंट्रिक है, कि थोड़ा सिलेबस से हटके कि आपदा प्रबंधन एवं कार्य स्थल पर सामंजस्य बनाने में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है। ठीक है, तो इस बार 2024 में थोड़ा एप्लीकेशन सेंट्रिक डेप्थ अपना बढ़ाया है। लेकिन अब 23-24 में देखिए तो सिलेबस से डायरेक्ट लिंक करके बार बार वही पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। 22 में पूछा है, इसके डायमेंशन बताइए। यहां पर सुशासन और प्रशासन के लिए यानी गुड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत है, क्या रोल है। फिर यहाँ देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंस पे है इसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस के लिए। कह रहा है कि हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर कह रहा है कि आप कैसे उपयोग करेंगे, तो यूटिलिटी पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कह रहा प्रशासन में 2019 में प्रशासन में भावनात्मक बुद्धि को की उपादेयता की विवेचना कीजिए, यानी वही रोल और यूटिलिटी यहां पर भी पूछा है 18 में। अब यदि हम यहां पर ये यूपीएससी का लाइन इसने कॉपी किया है और यहां पर सीधे बताया है कि डायमेंशन में क्वेश्चन है कि यह कोई नॉर्मल चीज नहीं है, क्या है, केवल थ्योरेटिकल नहीं है, यह एक बहुआयामी सोशल स्किल है। कंक्लूजन पे यदि हम आए तो देखें इंटरलिंक क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा है। यहां से देखिए फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वेटेज की बात कर रहे हैं। इंटरलिंक का मतलब यूनिट 3 को अदर यूनिट से कहीं लिंक नहीं किया है अभी तक पीसीएस में। और ज्यादा क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे, बार बार जो क्वेश्चन पूछा है वो एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में अनुप्रयोग पर पूछा है। गवर्नेंस में देखिए एक बार भी गवर्नेंस में अनुप्रयोग पर क्वेश्चन नहीं पूछा है शासन में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नेंस में क्या अनुप्रयोग है, शासन में क्या अनुप्रयोग है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन और शासन में डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट पर एक बार क्वेश्चन पूछा है 2021 में, और डायमेंशन पर आपसे क्वेश्चन डायमेंशन और कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मेनली देखिए जैसे सिलेबस में लिखा है कि यूटिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, उसी क्वेश्चन आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पे बार बार आया, गवर्नेंस पे एक बार भी नहीं आया है। और इसके क्वेश्चन का जो नेचर है कॉन्सेप्चुअल है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप एक फिक्स फॉर्मेट रखें, टेम्पलेट हम स्ट्रेटजी में बताएंगे कि हर टॉपिक के लिए एक टेम्पलेट होता है आंसर लिखने के लिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसफर फ्रॉम द इंडिया एंड वर्ल्ड। विश्व के तथा भारत के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान बताइए। पहली बार 2024 में क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, और अल्टरनेट ईयर पर एक एक क्वेश्चन पूछा है। आप देख सकते हैं कैन भगवत गीता बी एन एथिकल गाइडलाइन फॉर सिविल सर्वेंट, यानी भगवत गीता से क्या सिविल सेवक सीख सकता है। इस पे फिर कह रहा है एक्सप्लेन द एट फोल्ड पाथ, जो आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे अष्टांगिक मार्ग बुद्ध का। और कह रहा है कि ए प्यूरिफिकेशन ऑफ कंडक्ट, आचरण की शुद्धि के लिए इसका प्रयोग कैसे हो सकता है। फिर गीता का अनासक्त योग क्या है, और सिविल सेवा में इसका क्या मैसेज है। यहां पर देखिए कांट का थियरी पूछा है कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी डॉक्ट्रिन क्या है कांट का, सिविल सेवा से क्या रिलेशन है। कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं सामाजिक और राजनीतिक मतलब सोशल पॉलिटिकल, वो आज कैसे रेलिवेंट है, और सिविल सर्विसेज से जोड़ के पूछा गया है। फिर यहाँ कर हाउ फॉर गीता निष्काम कर्म योगा कैन बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द इंक्रीजिंग इवेंट ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड। तो ये प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम जो आत्महत्या की समस्या बढ़ रही है उसको डील करने में गीता से आप क्या मैसेज ले सकते हैं। फिर देखेंगे कांट का थियरी है, इस पे क्वेश्चन पूछा है। अब यदि हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करें इस टॉपिक का, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल है कि पहली बात कि यदि हम थिंकर की बात करें तो इंडियन थिंकर पे आपका 2 बार क्वेश्चन 19-20 में है, और 18 से 20 तक लगातार आपको वर्ल्ड थिंकर पे कांट पे क्वेश्चन है, मार्क्स पे है। ठीक है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा नहीं है, हर साल ये नहीं पूछा जा रहा है। भगवत गीता पे देखिए अल्टरनेट ईयर पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है,
रामचरितमानस में नहीं पूछा है, इंटरलिंक्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है। कहने का मतलब ये है, इसका निष्कर्ष इस टॉपिक का ये है कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि थिंकर, इंडिया वर्ड का कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आता है। यहां से जो क्वेश्चन है यूपीएससी में, जो बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, और स्पेशली देखिए गीता पे जो क्वेश्चन आ रहा है, भगवत गीता पर, उसका सिविल सेवा में रिलेवेंस क्या है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सेंट्रिक है, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन। तो आपको बेसिक जो थिंकर फिलोसफर हैं उनका कॉन्सेप्ट पता हो, जो यूपीएससी में पूछा गया है बार बार, और फिर उनका पब्लिक सर्विस में, सिविल सेवा में क्या रिलेवेंस है। नेक्स्ट यूनिट है कि पब्लिक या सिविल सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र। कह रहा है इसमें देखिए जो मेन हम टर्म आपको डिक्टेट कर दे रहे हैं, एथिकल कंसर्न इन डिलेमा, नैतिक द्वंद्व और नैतिक जो चिंताएं हैं, दुविधाएं हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत क्या हैं, जैसे आपको एथिकल बनाने में रूल का, रेगुलेशन का, नियम विनियम का, कॉन्शियंस का, ठीक है, इन सब का क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद एक टॉपिक है इसमें कि इंटरनेशनल रिलेशन और फंडिंग में एथिकल कंसर्न क्या आ रहे हैं। अब इसमें भी हम देखें तो देखिए, कह रहा है कि व्हाट 24 में क्वेश्चन पूछा है एक, व्हाट इज मोरल बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिजल्ट कॉन्टिनेंट एंड रिजल्ट नॉन कॉन्टिनेंट। तो ये कह रहा है कि शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन का आधार क्या होना चाहिए, हमें क्या रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए या वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। मतलब रिजल्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है या रिजल्ट नहीं है, उसकी जगह वैल्यू है। ये यूपीएससी से कॉपी क्वेश्चन है, मोरल इनसाइट पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनडायरेक्ट है सिलेबस से। फिर देखिए 2023 में ही यहां क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन करा, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल एथिक्स इज द नीड ऑफ द आर इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी अमंग नेशन। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन में एथिकल कंसर्न है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है करंट सिनेरियो में। ठीक है, यहां सिंपल है, नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये देखिए 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है उसको 2023 में आपको रिपीट किया गया था। तो यहाँ कह रहा है कि एक सिविल सेवक जब पॉलिसी बनाए तो उसको किस पे ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट पे या किसी और चीज पे। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस वहां लैंग्वेज क्या कर दिया था, शॉर्ट में कर दिया था। ये भी यूपीएससी का कॉपीड क्वेश्चन है, ओपिनियन सेंट्रिक, कॉन्सेप्ट सेंट्रिक क्वेश्चन है ये दोनों। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिंपल सिलेबस से, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस क्या है, यूपीएससी से कॉपीड है, और सिविल सर्विसेज में क्या इसका रूल है। इस सिंपल सिलेबस से है, एथिकल कंसर्न पूछा है। उसके बाद आप देखेंगे कर इंडिविजुअल मोरालिटी और पब्लिक जो लाइफ है उसमें क्या रिलेशन होता है, कॉन्सेप्चुअल है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पूछा हुआ है कि एथिकल गवर्नेंस प्रॉपर्टी इन लाइफ, सिलेबस से डायरेक्ट है, इसका रेलेवेंस सिविल सर्विसेज में पूछा है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप देखेंगे डायरेक्टली सिलेबस से इस यूनिट के क्वेश्चन लिंक हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट और रोल इन सिविल सर्विसेज, ये एप्लीकेशन सेंट्रिक क्वेश्चन है कि धार्मिक कट्टरता जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो कैसे डेमोक्रेसी को बाधित करता है। यहां पर देखिए डायरेक्ट सिलेबस है क्वेश्चन, यहां एथिकल डिलेमा पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है और सब यूपीएससी से कॉपीड है। तो इसमें यदि कंक्लूजन ड्रॉ करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो इसमें टॉपिक को इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो सिविल सर्विसेज वैल्यूज हैं एक दूसरे को जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें देखेंगे आप यदि एथिकल कंसर्न की बात करें, एथिकल डिलेमा से एक बार क्वेश्चन 2018 में आया है और यहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया एथिकल डिलेमा से पीसीएस में। एथिकल कंसर्न नैतिक चिंता से आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक एक साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है एथिकल डिलेमा, और स्पेशली जो यूपीएससी में यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। एथिकल गाइडेंस में कॉन्शियंस, अंतरात्मा पर एक बार क्वेश्चन पूछा है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।
रूल रेगुलेशन, ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है कि कैसे एथिकल गाइडेंस के सोर्स हो सकते हैं, तो उसमें एक बार कॉन्शियंस पे पूछा है और यूपीएससी बार बार उस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर देखेंगे जो वैल्यू है पब्लिक सर्विस के, एथिकल गवर्नेंस पे इधर 23-24 में क्वेश्चन पूछा है, वैसे इसका कोई विशेष वेटेज नहीं है। सिमिलरली यदि हम एथिकल इशूज इन इंटरनेशनल रिलेशन पे भी एक बार 18 में, एक बार 24 में, आपसे 23 में क्वेश्चन, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो नेचर और इंटरलिंक का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब आइसोलेशन में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पूछ रहे हैं, दो दो टॉपिक को, यूनिट के दो दो टॉपिक को लिंक करके पूछ रहे हैं। अब हम देखें कि प्रोबेटी इन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं आप देख सकते हैं शासन व्यवस्था में ईमानदारी में, कि आरटीआई, ध्यान से देखें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। तो कह रहा है ट्रांसपेरेंसी और प्रोबेटी, ईमानदारी सुनिश्चित करने में शासन व्यवस्था में आरटीआई का क्या रोल है, सिटीजन चार्टर का क्या रोल है ना, वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति की क्या भूमिका होती है, कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण संहिता, कोड ऑफ एथिक्स, सदाचार संहिता, इन सब की क्या भूमिका है, करप्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, जो पब्लिक फंड है उसको यूज करने में क्या कंसर्न आ रहे हैं। ये यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पोटेंशियल यूनिट है सिलेबस का। तो लेकिन इसमें आप देख लीजिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मेनली आपको दे देता है सिलेबस का एक टॉपिक जो इस यूनिट में मेंशन है, और सीधे एग्जामिन करने के लिए बोलता है तो उसको आप एग्जामिन करिए। 2024 के क्वेश्चन है और रिपीटेड है। फिर यहां पर देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स के बीच में डिफरेंस करने के लिए बोला है एग्जाम्पल के साथ। इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट हैं सिलेबस से, ठीक है, डायरेक्ट है। कुछ क्वेश्चन नहीं है कि इन डेप्थ में जा रहा है, लेकिन इन डेप्थ में आपको परेशान नहीं होना, जो डेप्थ में जा रहा है इस टॉपिक में, जैसे आरटीआई में बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। The right to information act is not only about citizen empowerment, it also redefines the concept of accountability. ये जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्परिभाषित करता है। तो देखिए यहाँ लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, यदि आप लैंग्वेज डिकोड नहीं कर पाते हैं भाषा, तो आप इसको अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे आंसर को। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने भी टेक्निकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीसीएस में, वो यूपीएससी से कॉपीड है। ये यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कॉपी किया गया है वहां से। तो नेक्स्ट आप देखिए यहां पब्लिक फंड के यूज को लेकर के है कि क्या इशूज हैं, डायरेक्ट है सिलेबस से। यहां पर आप देखें तो सिमिलरली वैसे ही आपके वैल्यूज दिए गए हैं जो सिलेबस में मेंशन है, या जो टॉपिक है उनका कह रहा है कि सिविल सेवा में क्या रोल है। 2020 में जो क्वेश्चन आया है, राइट टू इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, तो ये डायरेक्ट सिलेबस से है क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट सिलेबस से है। प्रोबेटी इन गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल है, एप्लीकेशन का कम वेटेज है यहाँ पे। ये देखेंगे आप यहां पर भी, यहां पर कह रहा है कि आपको कमेंट लिखना है, लेकिन सिलेबस का जो टॉपिक वही मेंशन किया गया है। यहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दो 2018 में देखेंगे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को भी आगे मैंने दिखाया, रिपीट किया गया है, और ये भी आपका सिंपल रिपीटेड और टॉपिक से डायरेक्टली इंटरलिंक क्वेश्चन है। इसमें हम देखें यदि, देखिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी की बात करें प्रोबेटी इन गवर्नेंस वाले टॉपिक का, तो डायरेक्ट सिलेबस से इधर अल्टरनेट ईयर पे है। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है चैलेंजेस ऑफ करप्शन का, करप्शन वाला जो टॉपिक है। और आप देखेंगे आरटीआई, ये हर साल पूछा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीआई और करप्शन, भ्रष्टाचार, और आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार, और किसी टॉपिक से इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, हर साल इसी से 2 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मजे की बात है कि इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यूपीएससी के क्वेश्चन से कॉपीड हैं, या पीसीएस अपने ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, जो यूपीपीएससी है। यहाँ पे कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन और करप्शन, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लास्ट में आते हैं तो देखिए आपका है केस स्टडी, यानी जो ऊपर सिलेबस दिए गए हैं 7 यूनिट,
उस पर बेस्ड केस स्टडी है, यहाँ आपको डिसीजन लेना है। तो इसको जब हम केस स्टडी का क्लास लेंगे तो बताएंगे कितनी तरह की केस स्टडी होती है, एबीसी कैटेगरी बताएंगे। केस स्टडी को सॉल्व करने में क्या फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, केस स्टडी में ऑप्शन विकल्प कैसे बनाते हैं, और बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कैसे करते हैं, बेस्ट ऑप्शन क्या होता है इसमें, कैसे चुनाव करते हैं, केस स्टडी में रूल्स क्या होते हैं, किन नियमों का पालन करना होता है, केस स्टडी में करंट का प्रयोग कैसे करते हैं, इन सारे डायमेंशन पर, एस्पेक्ट पर हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। अब ट्रेंड एनालिसिस कर दी हम, कंक्लूजन निष्कर्ष निकालें, ओवरऑल निचोड़ निकालें। देखिए फ्रीक्वेंसी और वेटेज, यदि किस टॉपिक का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखेंगे आप यहां पर ध्यान से कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही होगी और जो वेटेज है वो है आपका एप्टीट्यूड। नंबर 1 पर है आपका एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। नंबर 2 पर है एटीट्यूड। तो यहां 4 4 7 4 ऐसे क्वेश्चन, यहां 3 4 2, तो एप्टीट्यूड हो गया, फिर एटीट्यूड हो गया, ठीक है। ये वेटेज की बात कर रहे हैं ऐसे, यहां से देखिए आप। उसके बाद नंबर 3 पे आपका है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। फिर नंबर 4 पे आपका है, यहां देखिए 6 3 2 5 3 ऐसे करके। फिर है आपका एथिक्स एंड पब्लिक जो वैल्यू है। फिर है केस स्टडी, 2 क्वेश्चन। उसके बाद है यहां पर देखिए, सॉरी, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, फिर केस स्टडी है। उसके बाद आपका नंबर आता है फिलोसोफर। तो सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर चिंता करते हैं हम कि थिंकर कैसे पढ़ें, फिलोसफी कैसे पढ़ें एथिक्स में, तो जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता करते हैं उससे क्वेश्चन ही नहीं आता है। एक क्वेश्चन आता है, वो भी एप्लीकेशन सेंट्रिक, आप बना के भी लिख सकते हैं यदि आपको नहीं पता है। फिर भी मैं कहूंगा कि यदि आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व देख लिए हैं तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को सीक्वेंस में सेट करें तो सबसे ज्यादा अभिक्षमता, फिर अभिवृत्ति, उस पर क्वेश्चन आ रहा है, फिर है आपका अभिवृत्ति है। उसके बाद है जो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, शासन में ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यूज हैं, सिविल सेवा के मूल्य हैं। उसके बाद आप चार्ट से, बॉक्स से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे लास्ट में केस स्टडी, सॉरी सबसे लास्ट में थिंकर है, उससे पहले केस स्टडी है, और उससे पहले क्या आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस यूनिट 1 है। तो ये फ्रीक्वेंसी आप इसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को, यदि कम समय है तो इसके हिसाब से आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये तो ट्रेंड एनालिसिस का एक एस्पेक्ट है, फ्रीक्वेंसी एंड वेटेज। दूसरा मैंने कहा था नेचर। यदि हम नेचर की बात करें, सॉरी स्कोप की बात करें, फ्रीक्वेंसी में हमने डायमेंशन बताए थे आपको। यदि हम स्कोप की बात करें, स्वरूप का, तो इसमें समझना होगा LBH कॉन्सेप्ट, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी हाइट मतलब डेप्थ यहां पर। तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है समझिए, पहली बार डेप्थ जो है, गहराई कम है, और जहां गहराई है भी तो गहराई यूपीएससी का पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपका डील हो जाएगा। अभी स्ट्रेटजी में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेंथ ब्रेथ की बात करें तो ये डायरेक्टली सिलेबस से या इनडायरेक्टली है, और सिलेबस को इंटरलिंक करने का, सिलेबस के टॉपिक को तो इंटरलिंक कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस के बियॉन्ड, मतलब एथिक्स 4 को, GS 4 को GS 2 से 3 से 1 से उतना ज्यादा लिंक करने वाला भी ट्रेंड नहीं चल रहा है। यानी इंटरडिसिप्लिन नेचर नहीं है, अंतर संबंधित दो विषयों को नहीं जोड़ रहे हैं अभी ये 2 टॉपिक को, 2 यूनिट को लिंक कर रहे हैं। तो यूपीएससी जैसा अभी टफनेस लेवल नहीं है, ठीक है। तो और एक चीज समझना होगा स्कोप में, कि इसमें लेस इंफेसिस है अप्लाइड एथिक्स पे। अब मेरी बात समझिएगा, अप्लाइड एथिक्स और एप्लीकेशन में डिफरेंस है। अप्लाइड एथिक्स का मतलब कि आप देखेंगे टेक्नोलॉजी एथिक्स, इस पे नहीं क्वेश्चन अभी आ रहा है बीसीएस में। टेक्नोलॉजी एथिक्स, जैसे टेक्नोलॉजी एथिक्स की बायोटेक्नोलॉजी का जो एथिक्स है, जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी का जो एथिक्स है, बायोटेक, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो एथिक्स है, इन सब पे भी क्वेश्चन बीसीएस में ट्रेंड नहीं कर रहा है। एनवायरमेंटल एथिक्स, ये सब यूपीएससी पूछ चुका है, पर्यावरणीय नैतिकता, लेकिन अभी पीसीएस में सब क्वेश्चन
नहीं पूछे गए हैं। तो अप्लाइड एथिक्स पे कम फोकस है इनका। इनका जो फोकस है वो है आपका क्या चीज कि जो सिलेबस में डायरेक्ट टॉपिक दिए गए हैं, कॉन्सेप्चुअल और उसका एप्लीकेशन। एनालिसिस में यदि हम नेचर की बात करें, प्रश्न के प्रकृति की, तो उसमें आप समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहे 95% डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के 4E पर बेस्ड हैं, जिसमें एक ई है एथिक्स, एक है इथोस, ये सब हम आपको समझाएंगे, एक है इक्विटी समता, और एक है एफिशिएंसी। ठीक है, क्षमता से संबंधित है आपके। तो 4E पर बेस्ड है जितने भी क्वेश्चन है। इसको मैं आगे क्लास में प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा, अभी पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करें। स्वभाव में प्रकृति में 80% क्वेश्चन ओपिनियन सेंट्रिक है, यानी उस पर आपको अपना विचार देना है। ओपिनियन मतलब आपका मत आपको देना है, इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां पर फिलोसफिकल एथिक्स यानी दार्शनिक नीति शास्त्र पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और मैक्सिमम टीचर और स्टूडेंट इसी पर फोकस करते हैं, फिलोसफिकल एथिक्स पर। इस पे आपको बहुत मेहनत नहीं करना है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं प्रशासनिक नीति शास्त्र पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पर। प्रशासन से सिलेबस के टॉपिक को लिंक किया जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से है, और जो भी क्वेश्चन है आप देखेंगे वो गवर्नेंस कंसर्न से जुड़े हुए हैं, शासन की चिंता से जुड़ा हुआ, प्रशासन की चिंता से जुड़ा हुआ, चाहे आरटीआई हो, तो भ्रष्टाचार हो। इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका डिसीजन पूछा जा रहा है। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पीछे समय तक नहीं पूछा है, कि जैसे आप पॉलिसी प्रोग्राम पे अदर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें भी नहीं पूछा है। जबकि यहां पर स्कोप था, जैसे आप देखेंगे कुछ सबमिट हुए वर्ल्ड लेवल पर, जिसमें कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नीति शास्त्र का कोड बनाया गया कि क्या फॉलो करना है सबको, लेकिन उस पर अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन करंट अफेयर प्रिपेयर होना चाहिए, आंसर लिखते समय आपको हेल्प करेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस के कंक्लूजन के बेसिस पे अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी, यानी हमें क्या रणनीति रखनी चाहिए मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो हम देखते हैं कि बिगनर यानी जो तैयारी अपना आरंभ कर रहे हैं, मेंस दिए हुए और इंटरव्यू दिए हुए स्टूडेंट को अलग अलग क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए एथिक्स को लेकर के। सबसे पहले समझें इन तीनों ऑडियंस की, मतलब जो स्टेक होल्डर हैं, इन तीनों के अलग अलग कंसर्न होते हैं। जैसे बिगनर के साथ कंसर्न ये है कि मार्केट में कंटेंट का फ्लड है, बाढ़ है, समझ लीजिए आप, बहुत सारा कंटेंट है। अब इनको यहां पर डाउट क्रिएट होता है कि कौन सा कंटेंट विश्वसनीय है जिसको पढ़ करके हम एग्जाम निकाल लेंगे। वहीं मेंस वालों के साथ क्या होता है, इनके पास कंटेंट है, इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन इनके पास जेनेरिक कंटेंट होता है। कहने का मतलब है कि बहुत वेग एग्जाम्पल इनके पास होते हैं, पुराने एग्जाम्पल होते हैं, एम्बलिशमेंट नहीं होता है आंसर में, कोई इनोवेशन नहीं होता है, तो इसको लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। इनका थॉट प्रोसेस ब्रेनस्टॉर्म नहीं करता, मतलब उससे बहुत, जो मैंने कहा था ना कि एथिक्स में थॉट प्रोसेस जो है वो तेज होने चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होनी चाहिए। तो मेंस वालों के साथ जनरली बता रहे हैं प्रॉब्लम आती है। वहीं इंटरव्यू स्टूडेंट के साथ क्या आता है कि इनके साथ इन दोनों की प्रॉब्लम जनरली रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है वो थोड़ा वीक होता है। जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आर्गुमेंट ऑर्गेनिक नहीं होते इनके पास, जनरली ये रटने पे फोकस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है सैचुरेशन फील करते हैं, इनको लगता है क्या ही नया करेंगे एथिक्स में, क्या पढ़े हम। देखिए मटेरियल को लेकर बात करें सोर्सेस की, तो जो बिगनर हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि मार्केट से कोई भी आप जो टॉपिक वाइज नोट्स है, जैसे प्रहार है ऑनली आइस वालों का, या कोई भी आप नोट्स ले लीजिए, इसकी चिंता मत करिए कौन बेस्ट है,
आप पहले क्या करिए, सिलेबस को कवर करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर फोकस करिए, और साथ ही साथ अभी कुछ हम गवर्नमेंट वेबसाइट बताएंगे, उस वेबसाइट को यूज करना, गवर्नमेंट वेबसाइट और डॉक्यूमेंट को यूज करना आप सीखेंगे। इससे स्टैटिक और करंट आपका दोनों कवर होगा। साथ ही साथ मैगजीन जो आप फॉलो करेंगे प्रिपरेशन के लिए, मंथली मैगजीन, उससे आप करंट को फिल्टर करना सीखिए, करंट अफेयर को। वही मेंस स्टूडेंट की बात करें तो इन्हें क्या, वही मेंस स्टूडेंट वही मेंस स्टूडेंट मार्केट नोट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट को फोकस करके उसको फॉलो करके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी 2014, यहां से कंटेंट को सिलेबस के टॉपिक वाइज कट पेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मैंने 4E कॉन्सेप्ट बताया था, एथोस, एथिक्स, इक्विटी, एफिशिएंसी, तो इसको आप सर्च करेंगे, वैसे मैं क्लास में पढ़ाऊंगा इसे। तो इसी सारे टॉपिक सब टॉपिक पे पूरा आपका सिलेबस मैच करता है और पूरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। इसी तरीके से कुछ और वेबसाइट हैं गवर्नमेंट और सोर्सेज हैं जहां से नोट्स बन सकता है। जैसे मैंने कहा DOPT, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का यदि आप वेबसाइट फॉलो करते हैं, ये डॉक्यूमेंट 2014 का, तो आपका सिलेबस का इतने पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। वैल्यू एप्टीट्यूड यानी मूल्य, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, इमोशनल इंटेलिजेंस। वहीं सेकंड ARC की कुछ रिपोर्ट है, जो फोर्थ रिपोर्ट है पूरा गवर्नेंस, एथिक्स, गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, एथिक्स इन गवर्नेंस, उसको कवर कर देगा। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के लिए आपका सेकंड ARC का 10th रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कट पेस्ट कर सकते हैं, यहां से जाकर के कंटेंट उठाइए, कट पेस्ट करते जाइए और एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। इसी तरीके से CBC का एनुअल रिपोर्ट आता है। एनुअल रिपोर्ट है, इंटीग्रिटी प्लेज है, यानी सत्यनिष्ठा पे रिपोर्ट आता है। प्रिवेंटिंग विजिलेंस, सतर्कता बुकलेट निकालता है। इसी तरीके से आप सिटीजन चार्टर, आप वेबसाइट पे जाके कंटेंट कट पेस्ट कर सकते हैं। नीति आयोग अपना हैंडबुक निकालता है, रिपोर्ट निकालता है। तो सिलेबस के टॉपिक को मेंशन करिए और नीति आयोग आगे, तो आपको कुछ ना कुछ कंटेंट वहां से मिलता जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आप यूज कर सकते हैं, उसके साइट पे जाके पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक तटस्थता के लिए, इलेक्शन में जो एथिकल कंडक्ट है, अभी इलेक्शन हुआ है चूंकि बिहार में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो, और इसी तरीके से आप UNDP और OECD का जो एथिकल फ्रेमवर्क है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में क्या हमें कौन सा एथिकल गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए। इसी तरह मिशन कर्मयोगी है, और CAG का जो एनुअल रिपोर्ट है करप्शन पे, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू स्टूडेंट की बात करें जो इंटरव्यू दे चुके हैं, वो अपना नोट्स प्रिपेयर किए रहते हैं पहले से, तो आप उसी में वैल्यू एडिशन करते रहिए, डायग्राम, एग्जाम्पल, ये सब जोड़ते रहिए। हाँ, एक चीज बता दें, आप जब भी शॉर्ट नोट बनाएं तो कैसे बनाएं, क्या फॉर्मेट शॉर्ट नोट बनाने का। तो शॉर्ट नोट बनाते समय आपको क्या करना है, सिलेबस का टॉपिक लेना है, और उसमें आप देखेंगे एक डेफिनेशन के लिए की वोकैब जो कीवर्ड होता है वो कॉपी करिए, प्लस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल न्यू, करंट से अपडेटेड हो, ज्यादा प्रयास करिए, लोकल हो, रीजनल हो। जैसे आप यूपी के गवर्नेंस एग्जाम्पल दे सकते हैं, शासन से, यूपी में जो पॉलिसी प्रोग्राम आ रहे हैं डेवलपमेंट जस्टिस के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, उससे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए कि कोर्स कोई नोट करिए उस टॉपिक पर, बस याद रखिए कोर्स शॉर्ट होना चाहिए और इजी होना चाहिए याद करने में, ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो, बहुत लेंदी हो। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि इस टॉपिक का एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में, मैंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जो प्रशासनिक नीति शास्त्र है, शासन से संबंधित नीति शास्त्र, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसमें आप टॉपिक वाइज, सॉरी पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए कि कहां कहां ये यूज होता है। उसके बाद आप क्या करिए, इस टॉपिक पर आप प्रयास करिए, रेडीमेड यदि कोचिंग वाले डायग्राम बना के दिए हैं तो आप डायग्राम कट पेस्ट कर लीजिए, या फिर प्रयास करिए आप खुद डेवलप करिए, फ्रेम करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज करने की बात करें तो बिगनर को क्या करना चाहिए, अभी PYQ टॉपिक के साथ केवल रीड करना चाहिए, क्वेश्चन के नेचर को समझना चाहिए, और साथ में जैसे टॉपिक कवर हो तो उसके सॉल्व को आप यूपीएससी और पीसीएस दोनों के, जब भी हम PYQ की बात करेंगे, यूपीएससी और पीसीएस दोनों की बात करेंगे, तो उसको आप सॉल्व को रीड करिए केवल, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप सेकंड राउंड पहुंचेंगे रिवीजन के टाइम, तब आप लिखना और फीडबैक लेना स्टार्ट करेंगे। वही मेंस कैटेगरी के स्टूडेंट क्या करें, यूपीएससी के, यूपीपीएससी इस PYQ को केवल रीड करें और यूपीएससी के PYQ को लिख करके फीडबैक लें।
इसकी राइटिंग करनी है। वही इंटरव्यू कैटेगरी की बात करें तो जो इंटरव्यू कैटेगरी के स्टूडेंट है यूपीएससी पीवाईक्यू पर क्या कर सकते हैं, राइटिंग करके और इस पे जीडी करें, ग्रुप डिस्कशन करें या किसी सीनियर से फीडबैक लें। पीवाईक्यू को आप रामबाण उपाय बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज और वोकैबुलरी इंप्रूव करने में। यदि पीवाईक्यू किसी को याद हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के टर्म, तो आप समझ लीजिए आपकी जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है यूपीएससी या यूपीपीएससी के क्वेश्चन को लेकर के, स्पेशली पीसीएस के, वो भाषा जो है डिकोड करने वाली समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी और आंसर में आपके पास बहुत ज्यादा की वोकैब, कीवर्ड्स, लैंग्वेज, सेंटेंस ये सब हो जाएंगे। अप्रोच की बात करें तो जो बिगिनर है, बिगिनर को क्या करना चाहिए कि वो आराम से चलें, होलिस्टिक तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, थॉट्स डेवलप करें और इंटरडिसिप्लिन तरीके से, मतलब टॉपिक को टॉपिक से कनेक्ट करके और टॉपिक जीएस4 को जीएस1, 2, 3 से कनेक्ट करके थॉट डेवलप करें, विचार डेवलप करें। और ये ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं टॉपिक कंप्लीट होने पर सीरियस लोगों के साथ आपस में, और 1 मंथ का ये टारगेट लेकर के चल सकते हैं एथिक्स के साथ। इन्हें स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वही मेंस स्टूडेंट की बात करें तो मेंस स्टूडेंट को जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस का फ्रीक्वेंसी एंड वेटेज बताया, किस टॉपिक का वेटेज कितना है, उसको फॉलो करते हुए अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यू आंसर राइटिंग पर फीडबैक लें और कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और उस टेस्ट सीरीज पे प्रॉपर जो फीडबैक मिलता है उस फीडबैक पर काम करें। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो फीडबैक मिलता है उसको अगले टेस्ट में अप्लाई करें, तभी इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो आपको टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट का मतलब यही होता है कि अगले टेस्ट से पहले आपको फीडबैक मिल जाए और आप उसको अप्लाई कर सकें। इन्हें 15 से 18 दिन लेना चाहिए पूरे प्रिपरेशन में एथिक्स के। वहीं यदि हम इंटरव्यू कैटेगरी की बात, तो इंटरव्यू वालों को 10 से 12 दिन का टारगेट रखना चाहिए और 10 से 12 दिन में करना क्या है, इन्हें 2 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें और 2 टेस्ट सीरीज में फीडबैक लेते रहें और पूरा प्रयास रहे, फोकस रहे कि ग्रुप डिस्कशन इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ग्रुप डिस्कशन करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें कि टेम्पलेट बनाएं, हर तरह के क्वेश्चन का एक फिक्स टेम्पलेट हो। जैसे डिफरेंशिएट करना है तो क्या टेम्पलेट होगा, लेआउट होगा आंसर का। यदि रिलेवेंस इन सिविल सर्विसेज लिखना है तो कैसे फ्लो चार्ट, हेडिंग का प्रयोग करेंगे। और ये क्या करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग पे काम करें, इनोवेटिव आर्गुमेंट, तर्क और विचार, थॉट्स डेवलप करें आपस में मिल करके। और इसमें सबसे जरूरी होता है कि जब कोई एक दूसरे के साथ डिस्कस करे तो जो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, जो आर्गुमेंट आते हैं, उसे प्लीज नोट कर लिया करिए, अदरवाइज जो बाद में भूल जाएगा। अब बात करते हैं तीनों कैटेगरी के लिए कि आंसर में अपने एथिक्स में वैल्यू एडिशन कैसे करें। इसे बोलते हैं एम्बेलिशमेंट, एम्बेलिशमेंट, एम्बेलिशमेंट एंड वैल्यू एडिशन। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि ध्यान देना है एक कि मोदी मैजिक, मोदी जी जो हैं उनकी मैजिक एक है, मैजिक है कि वो शब्दों के जादूगर हैं। तो वैसे ही आपको टर्मिनोलॉजी यूज करना है, जैसे क्लाइमेट जस्टिस, न्यू इंडिया, एसडीजी जो क्लाइमेट से रिलेटेड है या सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, जेंडर जस्टिस से रिलेटेड है, डिजिटल जस्टिस, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं। तो ये आप मिलेगा कहां से आपको, एक तो सिलेबस की टर्मिनोलॉजी याद रहे, पीवाईक्यू से आपको मिलेगा, टॉपर्स कॉपी से मिलेगा। आप टॉपर्स कॉपी, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं पीसीएस के टॉपर्स की कॉपी, आईएएस के टॉपर्स की कॉपी रखे हुए हैं अपने साइट पे, तो आप दोनों को फॉलो करके रिसेंट जो 2-3 साल के टॉपर हैं उनसे आप कीवर्ड, डायग्राम ये सब निकाल सकते हैं। तो मोदी मैजिक को गेम ऑफ कीवर्ड या गेम ऑफ की वोकैबुलरी भी कहते हैं, तो इस पे आप फोकस करें। उसके बाद आता है कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन किया करें। हाँ, एक चीज ध्यान देना है आपको कि अंडरलाइन करने का मतलब है नहीं कि आप, बहुत लोग सब कुछ अंडरलाइन कर देते हैं, उनको लगता है सब इंपॉर्टेंट है। आपको वही अंडरलाइन करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, अदरवाइज लाइन को पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करना है। डायग्राम की बात करें, वैल्यू एडिशन और एम्बेलिशमेंट का सबसे रामबाण तरीका है डायग्राम। तो आप टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करते टाइम आप जनरल डायग्राम, जैसे आप फ्लो चार्ट यूज करते हैं, स्क्वायर, क्लाउड डायग्राम, सेमी सर्कल, ये सब बना के दिखाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। या फिर मीनिंगफुल डायग्राम, मीनिंगफुल डायग्राम आप बना सकते हैं, जैसे वेन डायग्राम से दिखाते हैं लॉ एंड एथिक्स का क्या रिलेशन है, लॉ एंड एथिक्स का क्या रिलेशन है। इसी तरीके से आप एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाते हैं, नॉलेज और इंटीग्रिटी का क्या रिलेशन है, ज्ञान और सत्यनिष्ठा का क्या रिलेशन है। आप इनपुट आउटपुट डायग्राम बना सकते हैं, इधर से इनपुट दें
और उस चीज का उधर आउटपुट आए। ये हम टॉपिक वाइज आपको बना के दिखाएंगे। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि ये कोचिंग का हमें स्नैप मिला है। तो इसमें देखिए कैसे वैल्यू पे, बिलीफ पे देखिए कैसे दिखाया गया है कि ट्रुथ, सत्य और विश्वास के बीच में जो होता है वो नॉलेज होता है। तो बिलीफ का जो सिलेबस का टर्म है, इसी तरीके से वैल्यू पे कैसे बन सकता है ट्रू चार्ट, ये वेन डायग्राम कैसे बन सकता है वैल्यू सिस्टम पे। इसी तरह देखेंगे आप एक टॉपर्स कॉपी से हमें इंटरनेट से एक डायग्राम का शीट मिला है। इस पर देखिए अलग अलग टॉपिक पर किस तरह से पहले से डायग्राम प्रिपेयर किया गया है। तो इससे क्या होता है ना कि एथिक्स में आपका ब्रेन डायग्राम बनाने से ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होता है। अब आर्गुमेंट फॉर्मुलेट करने में सक्षम होते हैं यदि डायग्राम के बारे में सोच ले रहे हैं। अब स्टडी में एक महत्वपूर्ण चीज होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट को सिंपल वर्ड में बोलें तो हर आंसर का एक फॉर्मेट होता है। अलग अलग क्वेश्चन, आप जैसे क्वेश्चन देखें कि ये डिफरेंशिएट करने वाला तो आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। यदि रेलिवेंस इन सिविल सर्विसेज पूछ रहा है, सिविल सेवा में किसी वैल्यू की प्रासंगिकता, जैसे ईआई का यूटिलिटी या यूज इन सिविल सर्विसेज, तो आपने बनाया ऐसे फिक्स फॉर्मेट आपने रख लिया कि लीडरशिप यानी नेतृत्व और टीम मैनेजमेंट, टीम प्रबंधन में क्या भूमिका होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या भूमिका होती है इसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या भूमिका होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी नैतिक द्वंद्व और नैतिक चिंता के समय क्या होती है, विवेक के संकट के समय क्या भूमिका होती है। तो ऐसे आप फिक्स टेम्पलेट बना सकते हैं कि जैसे ही आंसर आपको लिखना हो उसी टेम्पलेट पे आप क्या कर दें, अपने आर्गुमेंट को पेस्ट कर दें। इसी तरह केस स्टडी सॉल्व करना हो तो आपके पास एक टेम्पलेट होना चाहिए कि कैसे आप ऑप्शन लिखें और यहां मेरिट और उसकी डिमेरिट लिखें। ऑप्शन हो गया आपका, मेरिट डिमेरिट। और इसी तरीके से केस स्टडी का एक टेम्पलेट होता है 5R मेथड, ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये बहुत टाइम टेकिंग है 5R मेथड, स्टार्टिंग में समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं, ठीक है। केस स्टडी का मॉडल है तो हर चीज के लिए आपके पास टेम्पलेट। इसी तरह GS4 में यदि बात करें कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें फिक्स है कि आपको इंट्रो, बॉडी बिना सोचे वही फॉर्मेट फॉलो करना है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। इंट्रो आपका 2 से 3 लाइन का हो, कंक्लूजन भी 2 से 3 लाइन या 4 लाइन का हो, और बॉडी पार्ट देखिए बॉडी पार्ट में आप कहीं पर फिक्स मत रखिए, पैरा में यूज करिए, कहीं पैराग्राफ लिखिए, कहीं पर पॉइंट्स में लिखिए, कहीं पर फ्लो चार्ट डायग्राम बनाइए आप, ठीक है। तो अलग अलग जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। और इंट्रो की बात करें तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कुछ नहीं पता तो आप टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करें, लेकिन याद रखिए डेफिनेशन जो है आपके अकॉर्डिंग ना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। जब तक आपसे पूछे ना कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मीन बाय दिस, तब तक आप क्या करिए, किसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन का प्रयोग करिए और उसमें एग्जांपल एक दो दीजिए। उसके बाद एक तरीका है आपके पास कोट्स यूज करना, और एक कोट्स आपको बहुतायत में यूपीएससी के पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे बहुत सारे आपको कोट मिल जाएंगे। ये तरीका होता है कि आप कुछ अच्छी लाइन से भी इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो उस टॉपिक पर। तो ये आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी के पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ अच्छी लाइन मिल जाएंगे उस टॉपिक पे। सिमिलरली यदि बात करें तो आपके पास और तरीका होता है इंट्रोडक्शन देने का, एनेक्डोट, पर्सनल लाइफ के जो मतलब फेमस एग्जांपल्स हैं, कहानियां हैं, संक्षिप्त 2 से 3 लाइन में आप कोट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनके लाइफ को भी आप कोट कर सकते हैं। एक तरीका और इंट्रोडक्शन देने का कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को, जो संविधान के मूल्य हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू संविधान के मूल्य हैं, उससे भी अलाइन करके इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ये तो थियरी की बात है। मैं आपको क्लास में टॉपिक वाइज जब कंटेंट डिस्कस करूंगा तो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही करूंगा, तो आपको यहाँ बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए कंक्लूजन के लिए क्या है, एक वैल्यू ओरिएंटेड कंक्लूजन होता है कि जो सिलेबस में मूल्य लिखे हैं उसको कोट करके आप जहां स्कोप को आप कंक्लूड कर सकते हैं। एक तरीका होता है संवैधानिक जो लक्ष्य है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो गोल हैं, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, इक्वालिटी, इन सबको कोट कर से लिख सकते हैं। एक तरीका होता है कोट से, जैसे इंट्रो दे रहे हैं वैसे कंक्लूड कर सकते हैं, कोर्ट से देना। एक तरीका है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कंक्लूड करना। एक तरीका है कि पॉलिसी एंड प्रोग्राम, जो एथिक्स के टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में, उससे भी दे सकते हैं। और एक तरीका होता है, बहुत बढ़िया माना जाता है, फ्यूचरिस्टिक, भविष्योन्मुखी कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो इसमें क्या करते हैं हम, फ्यूचरिस्टिक वाले में दिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है कैसे दूसरे टॉपिक को
सपोर्ट करता है, उसको प्रमोट करता है। और दूसरा टॉपिक कैसे, तीसरे चीज को, यानी जैसे मान लीजिए यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू इंश्योर कर सके हम, टॉलरेंस इंश्योर कर सके, कंपैशन इंश्योर कर सके, तो उसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इस पे आप दे सकते हैं। फिर रिजल्ट से कैसे आप क्या करें कि कुछ कीवर्ड जैसे अमृतकाल, विकसित भारत, एसडीजी, इंडिया, न्यू इंडिया, इन सारे टर्मिनोलॉजी को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में। अब हम नजर डालते हैं जो टॉपर्स हैं आईएएस और पीसीएस में, वो कैसे एथिक्स को अप्रोच करते हैं, क्या उनका तरीका होता है लिखने का। देखिए शक्ति दुबे जी जो आईएएस में फर्स्ट रैंक होल्डर हैं इस बार, तो उनकी कॉपी है। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने प्रिसाइज तरीके से और कंसाइज तरीके से कैसे स्ट्रक्चर दिया, इंट्रो 4 लाइन का, उसके बाद यहाँ पे देखिए डायग्राम किस तरीके से, जनरल डायग्राम है बनाया है। फिर आप देख सकते हैं उसके बाद देखिए इन्होंने एग्जाम्पल कैसे यूज किए हैं, आर्गुमेंट कैसे दिए हैं। वहीं यदि हम बात करें, फिर देखिए एक चीज और, इन्होंने कंक्लूजन कैसे 2 लाइन में लास्ट में टर्मिनोलॉजी यूज करके कंक्लूजन दिया है। यहां देखिए आप, ठीक है, 2 लाइन का कंक्लूजन है इनका, तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा। फिर हम देखते हैं ये बहुत ही मेहनती और होनहार स्टूडेंट है सात्विक श्रीवास्तव जी। ये यूपी पीसीएस में 2023 में इनका 3rd रैंक आया है। तो हमने कॉपी कहीं से निकाला है, स्नैप उसकी सीट है। तो देखिए कितना क्लियर इन्होंने लिखा है। तो हैंडराइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है। यदि आप नहीं लिख सकते हैं इतना सुंदर तो कोई बात नहीं है, आप डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, उससे आपको कम लिखना पड़ता है, तो आपका राइटिंग इंप्रूव होगा एक तरीके से। और यहां पर देखिए कितना इन्होंने अच्छे तरीके से, कहां पर इन्हें अंडरलाइन करना है, कहां पर नहीं करना है, वो क्लियर है। फिर देखिए किस तरीके से इन्होंने डायग्राम बनाया है, जनरल डायग्राम ही है। फिर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो इनका क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को इन्होंने कैसे डील किया है कि रिलीजन में अलग अलग, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है। फिर आप देखिए कि कंक्लूड किस तरीके से किया इन्होंने, सिलेबस के टर्मिनोलॉजी को मेंशन किया है और इन्होंने फ्यूचरिस्टिक एंगल से कंक्लूजन दिया है। इसी तरीके से एक और टॉपर है, मे बी 8 शायद 8th रैंक है इनका, निधि शुक्ला जी हैं। तो इनकी कॉपी आप देखिए, इन्होंने भी इमोशनल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन जो है इसको किस तरह डील किया है। लिखा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर अ सिविल सर्वेंट। तो इन्होंने पहले इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया, उसके बाद देखिए कितना सुंदर डायग्राम इन्होंने, बहुत इजी डायग्राम लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से इसको बनाया। तो ये वैल्यू एडिशन है। उसके बाद देखिए इन्होंने टेम्पलेट यूज किया कि सिग्निफिकेंस क्या है सेल्फ अवेयरनेस में। उसके बाद इन्होंने ऐसे सब हेडिंग बना करके एम्पैथी में, डिसीजन मेकिंग में, अलग अलग इन्होंने टेम्पलेट में आंसर अपना लिया। फिर लास्ट में इन्होंने सिलेबस के अदर टॉपिक में, जो मैंने फ्यूचरिस्टिक बोला था कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से सिलेबस के अदर जो गोल हैं वो अचीव होंगे, तो इन्होंने कितने सुंदर ढंग से और कितने संक्षेप में कंक्लूड किया है। तो कंक्लूजन ये रहा कि जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की, ट्रेंड एनालिसिस डिस्कस किया, उसको आप रिवाइज करिए, ध्यान से देखिए और उसके बेसिस पर आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं और किसी के गाइडेंस में ही काम करिए। ये जरूरी है, आपका कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, सीनियर हो, कोई टीचर, उनके गाइडेंस में आप इस पे काम करिए। वहीं पर एक पीसीएस अभ्यास जो प्लेटफॉर्म है, पीवाईक्यू संहिता सीरीज चला रहा है, जिसमें मैं आगे कंटिन्यू करूंगा क्लासेस को, जिसमें टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, एथिक्स की सिलेबस समझाएंगे, उसका ट्रेंड एनालिसिस बताएंगे फिर से, और हर एक टॉपिक पर डेफिनेशन क्या हो, कंटेंट क्या हो, एग्जाम्पल नए क्या हो और डायग्राम कैसे बनाएंगे, कोर्स क्या होंगे, इस सब प्रॉपर हम कंटेंट को डिस्कस करते और उसका नोट्स प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। साथ साथ में हम पीवाईक्यू का जो, अब किस फॉर्मेट में चलेंगे भी जान लीजिए, हम आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही चलेंगे, जिससे आप डायरेक्टली उसको यूज कर सके। तो कंटेंट भी तैयार, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप सिलेबस भी टाइमली कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आपका पेशेंस बनाए रखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पीसीएस अभ्यास प्लेटफॉर्म के पीवाईक्यू संहिता में।